आप में हम सबके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आपके सामने कितना भी बड़ा से बड़ा टारगेट रख दिया जाए, हम सब लोग उसको अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि विगत कुछ माह से, कुछ वर्ष से आप लगातार एक दो शब्द आप सुन रहे हैं, मिशन प्रेरणा। और वास्तव में ये उत्तर प्रदेश सरकार का भाषा एवं गणित की बच्चों में दक्षता विकसित करने का एक बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके चलना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस वजह से मिशन प्रेरणा को लॉन्च करने की जरूरत पड़ी होगी। थोड़ा सा मेरी शब्दावली में अंग्रेजी के टर्म्स रहेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको हम हिंदी में परिवर्तित करके भी बताएं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास है। देखिए हुआ क्या कि अभी कुछ महीने या कुछ वर्ष पहले हम लोगों ने एक ट्रेनिंग की थी, जिसमें प्रथम नाम का एक एनजीओ था। प्रथम एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन। इसने एक सर्वे कराया पूरे भारत के 546 जिलों में, 546 जिलों में, संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन ये 550 के आसपास था। उसने सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद उसको क्या पता चला, बच्चों की शिक्षा को लेकर सर्वे हुआ था, वो ये पाया कि कक्षा 5 स्तर का जो बच्चा है वो कक्षा दूसरी के शब्दों को भी ढंग से अधिक पढ़ने में सक्षम नहीं है। जब इस और उस रिपोर्ट को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं असर, ASER, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, इस तरीके के करके 2018 में यह सर्वे हुआ था। तो जब शिक्षा की इतनी चिंताजनक तस्वीर सरकार के सामने आई, तो उसी के बाद 4 सितंबर 2019 को, आपको पता है 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या में 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई। और उसके बाद 5 सितंबर 2019 से पूरे उत्तर प्रदेश में इसको प्रभावी ढंग से लागू किया गया, और जिसकी परिणति आप लोग यहाँ इस रूप में देख रहे हैं। यह तो था मिशन प्रेरणा का प्रारंभ। अब मिशन प्रेरणा के कुछ मूलभूत तत्व हैं जिनको जानना समझना हम हर एक शिक्षक साथी को बहुत जरूरी है। वह इसलिए भी जरूरी है कि आए दिन हम इस चीज को देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय पे हमारे कोई ARP सर लोग पहुंचते हैं या डायट मेंटर महोदय पहुंचते हैं या कोई भी पहुंच रहा है, इस समय वो 2-3 क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछता है। पहला वो पूछते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बाद जितनी ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो निष्ठा का प्रशिक्षण ऑनलाइन हो, चाहे अभी 25 ट्रेनिंग जो चल रही है, दीक्षा पोर्टल पे उपलब्ध है, यह सारी चीजें, इन सबों की चर्चा वो जरूर करते हैं। और जब वो चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यदि हमको उसकी जानकारी है तब तो भाई ठीक है, हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ उनका सामना कर पाएंगे। अदरवाइज फिर थोड़ी सी असहज स्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों से मुखातिब होने का यही है कि इन सारी चीज़ों को हम सब लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा विद्यमान है कि अगर हम लोग आधा घंटा 1 घंटे का समय निकाल के एक बार गहन विश्लेषण अगर कर लें हम लोग, तो आप यकीन मानिए कि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप लोग समझ ना पाए, हम लोग समझ ना पाए। तो शुरुआत हम छोटी सी चीज़ों से करेंगे। हालांकि ये चीज़ों की चर्चा बहुत ही विस्तार से हमारे सभी ARP सर लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट व्यू प्रेजेंट करना चाहूँगा। जब प्रेरणा लक्ष्य की बात करते हैं तो उसको बस आप इस रूप में जानिए कि प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं भाषा और गणित की जो हर एक बच्चे के पास होनी ही होनी चाहिए, चाहे वो 20 शब्द प्रति मिनट की दर प्रवाह से वो किसी छोटे अनुच्छेद को पढ़ पा रहा हो, इसकी बात की जाए, चाहे दी गई संख्या सूची में से 5 संख्याओं को पहचान पा रहा है, इसकी बात की जाए। इस तरीके से आप प्रेरणा लक्ष्य को परिभाषित करेंगे। उसके बाद बात आती है प्रेरणा सूची की। प्रेरणा सूची में जब आप बात करेंगे तो देखिएगा, हम सिंपल तरीके से इसको याद कर लीजिए। कक्षा 1, 2, 3 14, ठीक है। क्लास 1, 2, 3 14 दक्षताएं जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोफिशिएंसी, ये दक्षताएं हैं। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दक्षता क्या होती है। आप लोग बहुत आसानी से ये सारा टर्म यूज करते आ रहे हैं, ये बच्चा इस काम में बहुत दक्ष है, बहुत प्रवीण है ना। तो एक तरीके से ये उसका टैलेंट है, ये उसका हुनर है, जो उसको उस रिस्पेक्टिव कक्षा में प्राप्त कर लेना चाहिए। दक्षताओं को जब सूचीबद्ध कर दिया गया तो उसी का नाम पड़ गया प्रेरणा सूची। नाम से ही क्लियर है ना। प्रेरणा सूची, दक्षताओं को सूचीबद्ध करना, प्रेरणा सूची हो गया। क्लास 1, 2, 3 14 मतलब कक्षा 1, 2, 3 में 14 और कक्षा 4 और 5 में 16 हो गया, काम खत्म प्रेरणा सूची का। अब प्रेरणा सूची प्रेरणा तालिका में तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं। प्रेरणा तालिका की बात करेंगे, जब भी आप तालिका या टेबल की बात करते हैं
तो एक बड़ा सा चार्ट आपके सामने होगा जिसमें बाईं ओर इन्हीं दक्षताओं का विवरण है और दाहिनी तरफ टेबल बनी हुई है, कुछ सारणी बनी है, कुछ ब्लॉक बने हैं जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो जो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 लिखा है उसमें आप अपने क्लास के बच्चों का नाम मेंशन करेंगे, राम श्याम मोहन गीता सीता जो भी है वह नाम मेंशन कर दीजिए। उसके बाद अब आप सोच रहे हो कि जो कॉलम बने उसमें क्या करना है, उस कॉलम में कुछ नहीं करना है। मान के लिखा है दक्षता में कि बच्चा 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को पढ़ लेता है, समझ लेता है। तो जिस तिथि पर मान लीजिए 5 अप्रैल 2021 को वह बच्चा उस दक्षता को प्राप्त कर लिया, तो वहां पे छोटा सा टिक मार दीजिए, अपनी सांकेतिक भाषा में वो डेट मेंशन कर दीजिए। ये हो गया प्रेरणा तालिका का काम खत्म। तो प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका को एक क्रम में जानिए। उसके बाद मिशन प्रेरणा के आधारभूत स्तंभों में हम लोग 3 मॉड्यूल का जिक्र करते हैं। 3 मॉड्यूल, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। इन तीनों को अगर हम लोग एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी, एक सीक्वेंस में आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। आधारशिला इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन लर्निंग, नाम से ही क्लियर है आधारशिला। और आपको पता है अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो हमारी आधार में कक्षा 1, 2, 3 के ही बच्चे होते हैं जिनको लेके सारा समृद्ध मॉडल का प्रशिक्षण चल रहा है, चाहे भाषा का हो चाहे गणित का हो। तो कक्षा 1, 2, 3 जो है वो है आपका आधारशिला के लिए, आधारशिला में वर्णित है। अब इन तीनों मॉड्यूल में कुछ कुछ भाग हैं, इनकी भी जानकारी आपको एक सरसरी तौर पे जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति जब पूछे तो आप एक बार टू द पॉइंट उसको बोल दे तो उसको यह लग जाए कम से कम कि आपने इसका अध्ययन किया है। हाँ, एकदम डेप्थ में तो जाने के बाद थोड़ी बात में आती है। तो आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, इसमें कैसे कैसे भाग है उसको आप याद कैसे करेंगे। 6, 4, 6 भाग आधारशिला में, 4 भाग ध्यानाकर्षण में, 6 भाग शिक्षण संग्रह में, 6, 4, 6 इस पैटर्न के तहत काम खत्म। इतनी बातें भी अगर आप बता देंगे तो कम से कम सामने वाला व्यक्ति यह जान जाएगा कि आप धीरे धीरे उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद ध्यानाकर्षण की बात आती है। ध्यानाकर्षण उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। वो क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर हमको किन बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है। सिंपल सी बात है कि अगर बच्चा क्लास 4 में पढ़ रहा है और कक्षा 4 की चीजों को नहीं समझ पा रहा तो आप जानिए कि अगर उसका स्तर थोड़ा सा नीचे है तो उसको हमको उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है। उपचार जैसे करते हैं हम लोग, है ना, जैसे अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उपचार किया जाता, डॉक्टर के पास जाया जाता, तो बच्चों के डॉक्टर तो हम ही लोग हैं, तो उस तरीके से उनको फिर बेसिक चीजें बताई जाएंगी जिनका बहुत बृहद वर्णन किया गया है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, जो 3 भाषा के लिए दी गई है, 3 गणित के लिए दी गई है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसी शब्दावली है जिनका प्रयोग आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा ताकि आपके यहाँ निरीक्षण में जब कोई भी पहुंच रहा है तो उसके सामने कम से कम आप जब इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो यह इस चीज से परिचित हो जाएगा कि आपको इन चीजों की जानकारी है। उसके बाद एक चीज और पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए, है ना, NISHTHA निष्ठा। निष्ठा कई सारे अक्षर को मिला के बना है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है निष्ठा। NISHTHA आप लोगों को लग रहा है किसी लड़की का नाम है, नहीं ऐसा नहीं। निष्ठा उसका पूरा नाम है, N से है नेशनल, I से है इनिशिएटिव, फिर है फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये उसका फुल फॉर्म है। अभी यहाँ क्लियर रहता तो मैं लिख देता, डस्टर है सर जी। तो ये है आपका निष्ठा का फुल फॉर्म और इसी को हम लोग ऊपर लिख दें सर, ऊपर जी ऊपर पहुँचेगा क्या? हाँ यहीं पे, हाँ बस वहीं लिख। ये है निष्ठा NISHTHA, जिसमें N का मतलब है नेशनल, I का मतलब है इनिशिएटिव, जिसको पहल कहते हैं हम लोग, पहल करना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर। S का मतलब है स्कूल, H का मतलब है हेड्स, मतलब स्कूल के प्रधानाध्यापक, एंड टीचर्स अध्यापक। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र या संपूर्ण, और A का मतलब है एडवांसमेंट। कई बार यह होता है कि अचानक से जब कोई ये पूछता है तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि अरे निष्ठा का फुल फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है। आप लोग सब लोगों के पास स्मार्टफोन में आप लोग जब निष्ठा का 18 कोर्स कर रहे होंगे पूरा, तो हर कोर्स के हर पन्ने पे नीचे लिखा रहा था
निष्ठा हर पेज पे लिखा हुआ था। निष्ठा मॉड्यूल भी दिया गया है, उस पर लिखा हुआ है। जी, मॉड्यूल पर भी दिया हुआ है बहुत बढ़िया से। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो कहने का मतलब ये कुछ चीज़ों को आप जानकारी रखिए। फिर उसी में एक चर्चा चल रही है अभी परिवर्तित कक्षा कक्ष की। कक्षा कक्ष से तो हम सभी लोग परिचित हैं, लेकिन ये परिवर्तित नया टर्म क्या आ गया, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय बड़ा सिंपल है। इसको अगर इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है चेंज्ड क्लासरूम। अब क्लासरूम चेंज कैसे हुई? क्या मार्च 2020 में जब विद्यालय बंद था और जब मार्च 2021 में स्कूल खुल रहा है तो क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? इस पे तो हम लोग खुद मंथन करके इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत हुआ है। हुआ इस सेंस में है कि आपको हम लोगों को शासन द्वारा जो विभाग से हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, बहुत सारे चार्ट और पोस्टर मिले हैं जिनको किसको दीवार पर चस्पा करना है, किसको गतिविधि के लिए रखना है, इसकी जानकारी दी गई है। दूसरा, हम सभी लोगों को यह बताया गया है कि भाई हमारे क्लासरूम में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य यह चस्पा होने चाहिए। उसके बाद शिक्षण प्रभावी कैसे करें, इसके लिए भी हमको मॉड्यूल दिया गया है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दी गई है। उसके बाद यह बताया गया है कि क्लासरूम में एक कोने में रीडिंग कॉर्नर बनाना है, मतलब जो लाइब्रेरी की किताबें हैं उनको अलमारी में सजा के बंद करके नहीं रखना है, बल्कि मेज पे थोड़ा सा खोल के रख देना है ताकि बच्चे अट्रैक्टिव रूप में इसको खाली समय में पढ़ सकें। एक कमरे में एक कोने में टीएलएम कॉर्नर बनाना है ना, जैसे कमरे में 4 कोने हैं तो चारों को इस तरीके से अट्रैक्टिव हमको बनाना है कि ये बहुत ही बेहतरीन लग सके। तो जब इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ 1 मार्च को स्कूल खुला है तो उस रूप में जब बच्चे सामने बैठे हैं हमारे क्लासरूम में, तो इसी को जो हमारी छवि बदल गई है क्लासरूम की, इसी को कहा जा रहा परिवर्तित कक्षा कक्ष। फिर इसी में जिक्र किया जा रहा प्रिंट रिच मटेरियल क्या है। तो प्रिंट रिच मटेरियल केवल यही सब चीजें नहीं है जो हम लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। मैं तो जब मोहल्ला क्लास ले रहा था बच्चों की, उस दौरान पता चला कि एक बच्चा 5 रुपए का बिस्कुट खरीद के आया, तो हम कहे भाई जरा बिस्कुट का पैकेट लेके आओ। हम कहे पैकेट में देखो ये क्या लिखा है, 50-50 है ना। तो उन सबों के अंदर ये बच्चों के अंदर यह प्रवृत्ति डेवलप करनी है हमको कि वो जो भी चीज सुनते हैं बोलते हैं उसको लिखा भी जा सकता है। यह इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रिंट चेतना का विकास। इन सभी का डिटेल्ड एनालिसिस आपको आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है, बशर्ते हम लोग थोड़ा सा एक बार उसका गहन विश्लेषण कर लें। उसमें बहुत सारी आपको शिक्षण तकनीकी दी गई है और गतिविधियां दी गई हैं। उन्हीं गतिविधियों को मैंने इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की और पाया कि वास्तव में बच्चों को बड़ा मजा भी आ रहा था। उसमें एक गतिविधि है कि तेरा अक्षर मेरा अक्षर, एक ये है। दूसरा है कि तुम बोलो मैं बनाऊं। एक गतिविधि है हवा में आकृति बनाना, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जब ये ट्रेनिंग नहीं शुरू हुई थी। सब बच्चों को बैठा दिया अपना, हम कहे कि यार चलो हम उंगली से आकृति बना रहे, तुम बताओ जरा कि क्या बना। हमने ऐसे हवा में उंगली घुमा बताया, बताओ क्या बना। अरे हम यकीन नहीं कर पा रहे थे, जो बच्चा भी ढंग से लिख नहीं पा रहा था ऐसे बता दिया सर 8 बना है। हमने ऐसे किया तो कहा 1 बना है। और कुछ के साथ और मजा करने के लिए हम कहे इधर आओ जरा, दूसरे बच्चे को कहे कि तुम इसके पीठ पे, जैसे बच्चे नहीं करते हैं कहते घूम जाए, जरा इसके पीठ पे बनाओ और तुम आगे से बताओ क्या लिखा है। तो जो पीछे खड़े थे वो सब तो बता रहे थे 2 लिखा है। अब जिसके ऊपर बता रहे थे तो वो कह रहा था कि अगर वो सही बता रहा था बाकी सब क्लैपिंग कर रहे थे, नहीं तो वो कर रहे थे। इसी तरीके से एक था कि जमीन पे सब जैसे वो खेलते ना था चिक्का वाला फेंक के, तो जमीन पे हमने क्या किया चौक से कुछ ब्लॉक बना दिया ऐसे खड़िया से खींच के, और उसके बाद उसमें हम 8-10 शब्द लिख दिए। पहले अक्षर से शुरुआत किए, क से लेके छ तक अपना। उसके बाद हम कहे चलो एक बच्चा उस वर्ण का नाम लेगा और उस खाने में कूदेगा और बाकी लोग क्लैपिंग करेंगे। इन सारी चीजों से वो सबके अंदर गजब का एक्साइटमेंट था, हमको देखते रह गए। फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि सैंड, बालू में हम क्या किए कि जैसे बच्चे हम लोग पहुँचते हैं तो सब जमीन को खोदे रहते हैं खेलने उलने के लिए, ऐसे पाला खाचे रहते हैं। तो हम पहले डांटते थे, हम जब तक ये ट्रेनिंग नहीं की थी सोचे सर क्या फालतू काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग में हमने देखा कि अरे ये तो इसी चीज़ को बता रहे कह रहे हैं कि अगर बच्चे बालू में अपनी उंगलियां फिराएंगे तो उससे उनकी मांसपेशियों का विकास होगा और लिखने की क्षमता बढ़ेगी। हम कहें कि अच्छा इसका मतलब ये टेक्निक भी काम कर रही। तो क्या किए, एक तो डिब्बा था उसमें बच्चों से मंगा लिए सफ़ेद वाला बालू और कुछ फ्लैश कार्ड बना दिए अंकों के 0 से लेके 9 तक अंक। हम कहे चलो बेटा ये बताओ क्या लिखा है, 7 लिखा है, 7 को बालू में खींच के दिखाओ। अब जब सब खींचना शुरू किया तो सब कह रहे हैं कि सर कुछ और बनाए इसमें, कोई राक्षस बनाए उसमें, कुछ ये सब मज़ेदार चीज़ है। तो उसमें भी सबको मजा आया। तो कहने का मतलब ये कि जो गतिविधियाँ दी हुई है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बशर्ते एक बार अगर पढ़ लें हम लोग तो बहुत सारी जखीरा है उसमें, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। तो
बस इतनी ही बातें कुछ आप लोगों से कहनी थी। और इसी के साथ सर का भी बहुत बहुत आभार कि आपने सर हमको अपनी बात कहने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप लोगों को। थैंक यू आशीष सर।